नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम आरएस मुख्य परीक्षा में 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार बेहतर उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि मेंस के अंदर हम बहुत बेहतरीन नंबर ला सकें। इसी प्रोग्राम के तहत दोस्तों हम भारतीय राज्य व्यवस्था का ये प्रोग्राम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्रम में आज हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करना है, जिसका नाम होगा इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति। तो आज दोस्तों हमारा टॉपिक जो है वो है मुख्य परीक्षा में भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले प्रमुख पर्सन कौन से हो सकते हैं। और मैंने चूंकि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो उसकी भूमिका हमारे देश में कई रूप में है, जैसे वो संसद के अभिन्न अंग भी है, भारत के संवैधानिक प्रमुख भी है, साथ ही साथ कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख भी है। इसलिए हर पार्ट को थोड़ा अलग अलग डिसाइड मैंने किया है। इस क्रम में पार्ट फर्स्ट जो है सबसे पहले मैंने लिया है और पार्ट फर्स्ट में हम इंडियन प्रेसिडेंट की बेसिक चीजों के बारे में एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकते हैं वहां पर उसकी विस्तृत चर्चा करने का प्रयास यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां से मुख्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आरएस मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा, क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र है। यहां पर ये स्थान जो शब्द आया है यहां पे आएगा, क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र है, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में आ सकता है। और यहां पर चूंकि कमेंट करना है, टिप्पणी है, तो किस प्रकार से लिखोगे आप कि क्या भारत का राष्ट्रपति मात्र रबर स्टाम्प है या किसी और रूप में है, तो उसको हम बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास यहां पर करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा कि भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका किन रूपों में है, यह क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो आपका आरएस एग्जाम में ये क्वेश्चन 15 शब्दों में आ सकता है, तो ये भी आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, केवल ऐसे लेके छोड़ दे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 15 वर्ड्स में अगर छोड़े तो 15 शब्दों में आप किस प्रकार से लिखोगे, और ये क्वेश्चन अगर 100 शब्दों में आता है तो कैसे लिखोगे। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट फॉर्म में आएगा 15 शब्दों में, और मैक्सिमम जो है 50 वर्ड्स में आ सकता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में और आगे चलकर राजस्थान में पूछा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 15 वर्ड्स में आ सकता है। 15 शब्दों में ये वाला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के पद हेतु प्रमुख अर्हताएं क्या है, और भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप क्या है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि आगे चलकर ये मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है, ये क्वेश्चन आपका 50 वर्ड्स में आरएस मेंस में आ सकता है 50 शब्दों में। राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या है, द टेन्योर ऑफ द पोस्ट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में आ सकता है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। यहां पर संक्षिप्त टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन जो है उसका होगा शॉर्ट नोट, और ये आपको 100 वर्ड्स में यहां पर इसको रिप्रेजेंट करना है। फिर है वो कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो दोस्तों जो बेसिक मैंने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट लिया, इस पार्ट फर्स्ट में राष्ट्रपति से बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनकी संभावना 15 शब्दों में ज्यादा रहेगी। मैक्सिमम जो मैंने कहा कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो जरूर आपका 100 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर इसको देखने का आप प्रयास कीजिए। अब कुछ आप राष्ट्रपति के संदर्भ में
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जरूर याद करना। जैसे अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहता है। 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या है। 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है। 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या है। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या, द कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। उसके बाद डायरेक्ट 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। 74 मंत्री परिषद का राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहयोग से संबंधित जो आर्टिकल है। 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी पीएम का दायित्व। और 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट कम से कम इतने आर्टिकल्स तो आपको याद होने चाहिए। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस को करने का प्रयास यहां पे करते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र है। ये थोड़ा सा आज इसमें लिखने में गलती हुई है, तो इसमें थोड़ा मैं सुधार करता हूं। रबर स्टाम्प मात्र है। यहां पर जो होगा रबर स्टाम्प मात्र है। क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे दोस्तों। सबसे पहले आप लिखोगे रबर स्टाम्प मात्र है। सबसे पहले यहां पर एक भूमिका होगी। उस भूमिका में आपको कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखने होंगे जो की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स क्या है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका का औपचारिक मतलब नॉमिनल औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है जबकि वास्तविक शक्ति पीएम के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है, इस क्रम में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र होता है। भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र होता है, परंतु इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये वाला पॉइंट यहां पर कवर करना है। मतलब आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोल दिए। क्या क्या कि जहां पर संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर 100% रियल पावर जो है वो बेसिकली पीएम के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है। इसलिए राष्ट्रपति जो है वो बेसिकली कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। और वास्तविक शक्ति जो है वो पीएम की नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित होती है। अब यह संविधान नहीं कहता है कि रबर स्टाम्प मात्र है, ये कुछ
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। इस क्रम में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र होता है, परंतु इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। दोस्तों, आपने केवल इतनी लाइन जो लिखी है ये आपकी तमाम चीजों को पूरा कर देगी। मतलब इसका मतलब ही होगा कि उसको मात्र रबर स्टाम्प कहना अच्छा नहीं होगा या संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। ये इस पॉइंट को यहां पर बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो इस पॉइंट को आपको स्पेशली यहां पर ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट सबसे लास्ट में इसमें डाल सकते हो। अब एक बिंदु का आप लोग यहां पर और ध्यान रखोगे कि सबसे पहले एक पैरा जो यहां पर लिखोगे, सपोज कीजिए आप यहां पर आप पक्ष में डाल दीजिए। एक पैरा यहां पर जो है इस स्टेटमेंट के पक्ष में डाल दीजिए कि हां ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि टिप्पणी शब्द मैंने आपको कल भी समझाया था कि जहां पर भी टिप्पणी शब्द आएगा तब टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन जो है वो दोस्तों यहां पर होगा कमेंट कीजिए। और जहां पर कमेंट लिखा होता है वहां पर हमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके पक्ष में जाना होगा, फिर उसके विपक्ष में जाना होगा और फिर लास्ट में एक संतुलित दृष्टिकोण वहां पर आपको व्यक्त करना होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स यहां पर आपको डालने होंगे। सबसे पहले हमने भूमिका डाल दी, उसके बाद पक्ष में क्या लिखोगे? पक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स डालने हैं जो ये स्पष्ट कर दे या सिद्ध कर दे कि हां उसकी भूमिका कुछ हद तक रबर स्टाम्प की तरह है। अब वो कैसे होगी दोस्तों? जैसे कुछ पक्ष में नंबर वन राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। यह हमने केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे एक बार पुनर्विचार की लौटाने की शक्ति दी गई। कुल मिलाकर मतलब ये उसकी शक्ति को सीमित करता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो तमाम कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। आप कहोगे सर एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आएगा? जैसे वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सीएजी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो वह उन्हीं की नियुक्ति करता है जो मंत्री परिषद नाम उसको भेजती है। तो कार्यपालिक शक्तियां। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो इमरजेंसी पावर्स है, उन इमरजेंसी पावर्स में भी उसे कहीं ना कहीं बाध्य करने का प्रयास किया गया कि वो अपनी मंत्री परिषद सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो हम यहां पर इस पॉइंट में उसकी कार्यपालिक, उसकी वित्तीय शक्तियां, उसकी सैन्य शक्तियां, वो कहीं ना कहीं अपनी मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। अब इसके विपक्ष में जाएंगे और विपक्ष में जाके हम कहेंगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, वो रबर स्टाम्प मात्र ही नहीं है। और इस क्रम में आप पहले इस पैरा को इस पैरा के साथ जोड़ने के लिए यहां पर ये लिखोगे, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए। इफ वी माइक्रो एनालिसिस, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो भारतीय राष्ट्रपति कुछ हद तक शक्तिशाली भी दिखाई देता है। भारतीय राष्ट्रपति कुछ हद तक शक्तिशाली भी दिखाई देता है। वो शक्तिशाली किस किस मायने में होगा दोस्तों? तो यहां पर आपको ये पॉइंट डालना होगा। जैसे नंबर 1, किसी बिल पर उसकी जो शक्ति है कि वो किसी संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए किसी बिल को वो रोक सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। तो यहां पर पॉकेट वीटो जो है वो उसकी शक्ति को दिखा रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 78 के तहत वह प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है कि मंत्री परिषद के किसी बिंदु पर क्या राय है। यह पॉइंट भी आपका डाल सकते हो। तो एक पक्ष में आ गया, एक विपक्ष में। जो विपक्ष में पॉइंट आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो रबर स्टाम्प मात्र नहीं है। और लास्ट में आपका यहां पर आ जाएगा अतः स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति, लास्ट में ये आपका आएगा अतः स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली नहीं है।
परंतु वह ब्रिटिश महारानी की तरह रबर स्टाम्प मात्र भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसकी शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश महारानी के मध्य है और उसकी शक्तियों को भारतीय संविधान के अनुरूप देखा जाना चाहिए। ऐसे करके मतलब पूरी तरह से आपको इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं होना है। अगर सहमत हो गए तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इसको रबर स्टाम्प घोषित करके आएंगे वहां पर। ये पॉइंट्स आपको यहां पर आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, बेसिक क्वेश्चंस पहले हम लेंगे कि राष्ट्रपति से बेसिक क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो यहां पर आप बताओगे क्या कि भारतीय संविधान की भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 से 78 के मध्य राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मतलब 52 में आप दिखाओगे संघ की कार्यपालिक शक्तियां उसको दी गई हैं, या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसी पद विशेष के संदर्भ में भारतीय संविधान में सबसे अधिक चर्चा राष्ट्रपति के अंतर्गत की गई है। इसलिए स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा एवं अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसकी बात करता है। तो ये पॉइंट आपको बताना है। एक तो आपको बताना है 52 जिसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, और इसी के साथ साथ आपको बताना है आर्टिकल 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह क्वेश्चन अधिकतम दोस्तों आपका 15 शब्दों में आ सकता है, क्योंकि यहां पर केवल संवैधानिक स्थिति को पूछा गया है, इसलिए उसी के अनुरूप आपको यहां पर इस उत्तर को लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका किन रूपों में है। बहुत कम लोग इस बात को बता पाएंगे, और ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये मात्र आपका 15 शब्दों में आएगा आरएस में, और जब 15 वर्ड्स में आएगा आरएस मेंस में, तब ध्यान रखना मेंस में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसका बहुत बेहतर तरीके से उत्तर देने का प्रयास किए, क्योंकि कंप्लीट मैथमेटिक्स है ये। जैसे मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं, यहां पर पूरे नंबर आने की संभावना आपके पास में होगी। तो जैसे यहां पर लिखा कि भारत में राष्ट्रपति की भूमिका किन रूपों में है, तो आप बताओगे भारतीय, और जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो और राष्ट्रपति का क्वेश्चन हो तो कम से कम संविधान का उल्लेख जरूर कीजिए। तो आप लिखोगे भारतीय संविधान एवं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति 3 रूपों में काम करता है। 3 रूपों में कार्य करता है। अब वो 3 रूप दोस्तों कौन कौन से होंगे, तो यहां पर 1, 2 और ये 3 रूप आपको बताने होंगे। फर्स्ट नंबर 1, कार्यपालिका का वो औपचारिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख मतलब होगा द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव,
कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होगा। हालांकि नाम यहां पर जरूर औपचारिक प्रमुख लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख वो होता है। दूसरा आपको पता होगा, नंबर 2, वह भारत का संवैधानिक प्रमुख है। भारत का संवैधानिक प्रमुख भी है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष भी भारत का वही है। तो एक भूमिका राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी है। और तीसरी भूमिका आपको पता है कि संसद जो है, जिसको हम कहते हैं विधायिका, वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद, जैसा कि हम लोग जानते हैं, संसद इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग भी है। तो संसद एक्चुअल में संसद का पॉलिटिकल लैंग्वेज में नाम क्या होगा? विधायिका। संसद का अभिन्न अंग भी है, इसलिए संसद रूपी काम में भी उसकी भूमिका होगी। संसद का अभिन्न अंग भी है। तो इस आधार पर कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रपति 3 रूपों में काम करता है: कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, भारत का संवैधानिक प्रमुख और संसद का अभिन्न अंग के रूप में भी वो काम करता है। ये तीनों पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो यहां पर जैसे केवल लिख के छोड़ दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो यहां पर आपको 2 चीजें बताना है। एक तो पहली बात तो इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतम 50 शब्दों में आएगा, 50 वर्ड्स के अंदर। आरएस मेंस में 3 कैटेगरी है, 15, 50 और 100। आरएस मेंस में क्वेश्चन आपका 50 शब्दों में आ सकता है, और अगर आईएएस मेंस हुआ तो वहां पर इसकी स्थिति अलग होगी। अब आरएस मेंस में कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो सबसे पहले आप यहां पर संविधान का हवाला देंगे कि संविधान के अनुसार या संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल, यहां पर निर्वाचक मंडल का मतलब होगा इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और यहां पर चाहो तो चूंकि 50 शब्द हैं तो आप लिख सकते हो निर्वाचित एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्लस निर्वाचित एमएलए, ब्रैकेट बंद, निर्वाचक मंडल के द्वारा। और थोड़ा सा आप और आगे बढ़ना चाहो तो लिख सकते हो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा कि कैसे चुनाव होता है। तो यहां पर 50 शब्दों में आपको इतना लिखना होगा। अब मान लीजिए केवल ऐसा लिख के देते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, अगर यह पूछे तो आपको हवाला देना होगा। सबसे पहले 54 में वापस जाओगे, मतलब भारतीय संविधान और सीधा लिखोगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से
एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल, उस निर्वाचक मंडल में आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि भारत का स्वरूप जो है वो बेसिकली संघीय स्वरूप का है और फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए संघीय स्वरूप के कारण यहां पर केंद्र और राज्य दोनों को राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व या उसके चुनाव में भागीदारी दी गई है। केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है, तो यहां पर आप डाल दोगे राज्य। केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका यहां पर होगी। अब यहां पर केंद्र जो है इसके रूप में आप यहां पे लिखोगे संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एमपी, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, निर्वाचित एमपी। और राज्य के तहत क्या होगा, राज्य के तहत यहां पे लिख दोगे राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमएलए। तो यहां पर ये पॉइंट आप दो देंगे, मतलब कुल मिला के आप चाहें तो इसके बाद एक नोट यहां पर लिख दिया सबसे नीचे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। नोट करके क्या लिखोगे, नंबर 1 कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पहला तो ये। और दूसरा, यहां राज्य शब्द में वो केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जहां पर, वो केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी आदि, ये आप डाल सकते हो। और तीसरा ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस टाइप से आपको ये निर्वाचक मंडल को कम से कम शब्दों में यहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपका ये उत्तर बहुत बेहतर तरीके से पूरा हो सके। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो ध्यान रखना, अगर प्रणाली की बात करें तो यहां पर आपको अनुच्छेद 55 डालना होगा। सीधा लिखोगे भारतीय संसद या सॉरी भारतीय संविधान के, अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो फिर आप रहने देना, इसको याद हो तो अच्छी बात है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव, बस इसमें तो सीधा सीधा लाइन लिखना है, क्योंकि आरएस मेंस में ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जब यूपीएससी में पूछा गया था तब वहां पर 20 शब्दों में पूछा गया था, 20 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। तो ये पॉइंट्स आप यहां पे डाल सकते हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। अब यहां पर दो प्रणाली जो आपस में जुड़ी हुई है। नंबर 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होगा कि जो भारत में जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसी अनुपात में उसकी वोट की कीमत होगी। जैसे राजस्थान का एमएलए जितनी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करता है उसी अनुपात में उसके वोट की कीमत होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक देश का लोकसभा का एमपी जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसी अनुपात में उसकी वोट की कीमत होगी। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, हम जो वोट देते हैं सरपंच के चुनाव में, एमपी लोकसभा एमपी के चुनाव में या एमएलए के चुनाव में, हमारा वोट भी एक होता है और वोट का मूल्य भी एक होता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट तो एक होता है लेकिन उसका मूल्य एमएलए और एमपी का अलग अलग होता है। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखोगे। और दूसरा कौन सा, सेकंड जो आप इसमें आएगा वो होगा एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब वोट सिंगल होगा, एकल संक्रमणीय मत। और थर्ड जो होगा, बंद कर देना, तीसरा जो है
ये गुप्त मतदान के द्वारा ये वोटिंग होती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत अच्छे से यहां पर रिपोर्ट करना है। तो बहुत अच्छा उत्तर आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली के अंदर होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणी मत के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ये चुनाव होता है। और इस चुनाव के अंदर राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए वोटों की टोटल वैल्यू का, वोट्स की टोटल वैल्यू का 50% + 1 प्राप्त होना जरूरी है। यदि नहीं हुआ तो फिर सेकंड राउंड का मतदान होगा। यह पॉइंट भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति के पद हेतु प्रमुख अहर्ताएं क्या है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रपति के पद हेतु प्रमुख अहर्ताएं क्या है, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो अहर्ताओं से संबंधित आप डाल दीजिए आर्टिकल 58। मतलब इसका उल्लेख जो है सबसे पहले कहां पर किया गया है? अहर्ताओं से संबंधित आप जाओगे सीधे भारतीय संविधान के पास, भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का आप वहां पे डाल दोगे आर्टिकल 58। आर्टिकल 58। अब आर्टिकल 58 के तहत जो क्वालिफिकेशंस दी गई है वो आप लोग ध्यान रखना। इसमें स्पेशली 4 पॉइंट आपको डालने हैं जो उसकी अहर्ताओं के लिए जरूरी है। 1, 2, 3 और 4। ये 4 पॉइंट आपको बहुत बेहतर तरीके से यहां पर डालना है। ये पॉइंट आपका यहां पर होगा। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले नंबर 1 पहला होगा वह भारत का नागरिक हो। अहर्ताओं में पहला पॉइंट होगा वह भारत का नागरिक हो। और दोस्तों ध्यान रखना, जब मेरा आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहां पर आपको एक एक पॉइंट्स के लिए पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा तो वहां पर ये पॉइंट आपको याद भी नहीं रहेंगे। मैं चाहूं तो सीधा सीधा आपको नोट्स के नीचे अंडरलाइन भी कर सकता हूं, लेकिन वो अंडरलाइन जो है वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। इसलिए एक एक पॉइंट को ताकि मैं लिख के दिखा सकूं कि राष्ट्रपति के पद हेतु प्रमुख अहर्ताएं क्या है, आपको क्या क्या पॉइंट्स डालना होगा। अगर ये क्वेश्चन 50 वर्ड्स में RS मेंस में आता है तो आप किस प्रकार से इसको लिखोगे, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नंबर 1 भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, जैसे कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं चाहिए वो राष्ट्रपति के लिए चाहिए होगी। तो तीसरा होगा वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, मतलब उन शर्तों को पूरा करता हो, तो यहां भी वो कर सकता है। और तीसरा, वह संघ या राज्य सरकार के अधीन, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, संविधान में लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये 4 पॉइंट आपको यहां पर डालना है कि राष्ट्रपति के पद के हेतु प्रमुख अहर्ताएं क्या होगी। ये पॉइंट्स आपको यहां पर आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया प्री में, लेकिन दोस्तों अभी चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है, और आपका जब तक आप एग्जाम होगा तब तक हो सकता है कि कुछ और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो शपथ संबंधी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप क्या होता है उसको आप लोग सबसे पहले, अगर आपको आर्टिकल याद हो तो सबसे पहले आर्टिकल आप डाल दीजिए, और आर्टिकल याद नहीं हो तो अलग बात है। तो सबसे पहले आप डालोगे भारतीय संविधान
भारतीय संविधान की अनुच्छेद 60 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत, यहां पर ही 60 लिखा, 68 हो गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत, 60 के तहत राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, उस शपथ में 2 पॉइंट आप याद रखना। वो पहली शपथ लेता है नंबर 1 कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करूंगा, मतलब राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करूंगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है संविधान, मतलब भारत का संविधान एवं संसद जितनी भी विधि बनाती है, संविधान एवं विधि का 3 शब्द इंपॉर्टेंट आए यहां पर, और वो है परिरक्षण। भारतीय संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। ये तीनों पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। और तीसरा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तीसरा पॉइंट होगा भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। ये पॉइंट आपको यहां पर डालना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फैक्चुअल है, आप अपने हिसाब से इसको बदल नहीं सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 की जगह 65 नहीं लिख सकते, अगर याद ना हो तो लिखे नहीं। फिर 3 पॉइंट, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करूंगा। नंबर 2, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। और तीसरा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं? शर्तों का मतलब यहां पर होगा कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस में आप 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना। नंबर 1, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपका अधिकतम दोस्तों 50 शब्दों में या आपका 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप वर्ड्स की रिपीटेशन से जितना बचोगे उतना ही आपका बेहतर उत्तर आएगा। वह संसद के किसी भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और नोट करके यही डाल देना, यदि वह संसद सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसे त्यागपत्र वहां से देना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट शर्त में यह भी आता है कि वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा आप डाल दोगे कि उसकी पदावधि के दौरान उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई राष्ट्रपति बनाया हुआ था कांग्रेस का और बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, तो क्या सरकार
उसके वेतन को कम कर सकता है कि पद से वो त्याग पत्र दे? नहीं, उसकी पदावधि के दौरान ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉइंट्स आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पद की अवधि, छोटा करना चाहो तो पदावधि भी कर सकते हो। पद की अवधि पद धारण की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है। तो ये पॉइंट आपका जस्ट 15 शब्दों में आएगा, मतलब जहां से वो शपथ लेता है वहां से लेकर 5 साल उसकी अवधि होगी। और यहां पर 2 चीजें और ध्यान रखना कि जब भी उससे त्यागपत्र देना होगा, हालांकि यहां पर पूछा नहीं गया है, तो त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र बेसिकली वह उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फ्री में, लेकिन मैंने बता दिया है यहां पर। एक और ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है, 1 बार 2 बार री इलेक्टेड हो सकता है, वो पुनर्निर्वाचित अपने पद के लिए हो सकता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। जबकि यहां पर आप देखोगे अमेरिका में शर्त है कि यूएसए में राष्ट्रपति अधिकतम 2 ही बार बन सकता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार। लेकिन हमारे यहां पर पद की अवधि से 5 वर्ष है और वो अपने पद के लिए रीइलेक्ट हो सकता है। ये पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहा जाता है, उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों ध्यान रखना, संक्षिप्त टिप्पणी का यहां पर जैसे संक्षिप्त टिप्पणी आई तो इसका इंग्लिश वर्जन यहां पर कमेंट नहीं होगा, बल्कि यहां पर लिखा होगा शॉर्ट नोट। अब जब शॉर्ट नोट लिखा होगा तो सबसे पहले आप इसमें क्या क्या डालोगे कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर किया गया है, हटाने का अधिकार किसको दिया गया है। शॉर्ट नोट में तमाम डायमेंशन आते हैं, ध्यान रखना। हटाने का अधिकार किसको दिया गया है, साथ ही साथ एक पॉइंट आएगा कि उसके हटाने का आधार क्या है, यह भी आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना होगा। और तीसरा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यह पॉइंट आपको यहां पर इसमें डालोगे जब आपका क्वेश्चन होगा कि इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना हो। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको यहां पर कवर करने होंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन फैक्चुअल है तो उस फैक्चुअल क्वेश्चन को बेहतर उत्तर के लिए उसको तोड़ना सीखें। जितना आप अच्छा तोड़ेंगे और तोड़कर फिर आप जोड़ना सीखें, अगर इन 2 चीजों पर आपने ध्यान दे दिया तो यह आपका बहुत बेहतरीन उत्तर होगा। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन फैक्चुअल हो तो फैक्चुअल क्वेश्चन को आप तोड़ें पहले, और तोड़ करके फिर उसके सभी डायमेंशन को जोड़ें। जैसे आप कहोगे सर यहां तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर में किन किन पॉइंट्स को शामिल करेंगे, उत्तर में शामिल कौन कौन से पॉइंट्स आप करोगे, अगर उसको मैं आपको बताऊं क्या क्या पॉइंट्स आप यहां पर
शामिल करेंगे उसके पॉइंट से हम देखें तो सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले आप लेके आओगे, सबसे पहले इसमें आएगी परिभाषा, और जैसे ही परिभाषा आप लिखोगे उस परिभाषा को जोड़ दोगे आर्टिकल 124(4) से, आर्टिकल 124(4) से जोड़ दोगे। फिर तीसरा यहां पर एक पॉइंट आपका आएगा हटाने का अधिकार, एक बिंदु आप डाल दोगे हटाने का अधिकार, और हटाने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, तो यहां पर उत्तर आएगा संसद। फिर आप लिखोगे प्रक्रिया, और जब आप प्रक्रिया लिखोगे आपको सर एक बार हमें इतना समझा दीजिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखोगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से महाभियोग कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 124(4) में किया गया है, एवं उसे हटाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो मैंने सबसे पहले उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद उसको जोड़ा, यह आपके उत्तर लेखन की सबसे बेहतरीन शैली होगी। अब जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी आप क्या करोगे, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दोगे। जैसे सबसे पहले आपने यहां डाल दिया स्टेप फर्स्ट, फिर आपने डाल दिया स्टेप सेकंड, फिर आपने डाल दिया स्टेप थर्ड, ऐसे इसको आप तोड़ दोगे स्टेप थर्ड, और एक आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो उसका आधार क्या है, तो आधार है संविधान का अतिक्रमण। आधार जो होगा वो बेसिकली क्या है, संविधान का अतिक्रमण। आपको भी सर यहां संविधान के अतिक्रमण का मतलब क्या है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो संसद उसे महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रहे कि संविधान में संविधान का अतिक्रमण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। द वर्ड वायलेशन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अतिक्रमण शब्द जो है उसको बेसिकली डिफाइन नहीं किया गया, तो ये पॉइंट्स भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अब जैसे स्टेप फर्स्ट जो होगा वो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप डाल दोगे इसे हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। जरूर नहीं आप लोकसभा से करो, राज्यसभा से करो, किसी भी हाउस से कर सकते हो। लेकिन परंतु जिस सदन से की जाएगी, जिस सदन मतलब प्रथम सदन जो भी होगा, तो इस प्रकार का महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले जो प्रथम हाउस बनेगा उस प्रथम हाउस के 1/4 सदस्य जो है वो हस्ताक्षर सहित मतलब जो फर्स्ट हाउस होगा उसके 1/4 मेंबर जो है वो उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और 14 डेज पूर्व सूचना देंगे कि हम इस प्रकार का प्रपोजल लाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे नहीं कि आए और लोकसभा में या राज्यसभा में कहा कि इसको हटाओ, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले जिस सदन में इसे हटाने का प्रपोजल लाया जाएगा उसमें लाने से पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष को उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित 14 डेज पूर्व सूचना देंगे। अब जैसा कि मैंने यहां पर कहा कि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को दिया गया है, तो आप ये मान लीजिए फर्स्ट हाउस, ये मान लीजिए फर्स्ट हाउस, और ये मान लीजिए आप सेकंड हाउस, ये द्वितीय सदन। अब जो फर्स्ट हाउस होगा वहां पर क्या लिखोगे, प्रथम सदन जो है महाभियोग प्रस्ताव, जो फर्स्ट हाउस है ये इस महाभियोग प्रस्ताव को अगर 2/3 बहुमत से पास कर देता है, या मैं कह दूं कि यदि
यदि प्रथम सदन महाभियोग प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देता है तो यह दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। जैसे सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस इन आरोपों की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधि भेजने का यहां पर अधिकार होता है, या राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है उस जांच के विपक्ष के अंदर जाकर के। और यदि सेकेंड हाउस भी इस महाभियोग प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देता है तो जिस दिन सेकेंड हाउस विशेष बहुमत से पास करेगा उस तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप इसको डाल देते हो तो फिर आप एक चीज और लिखना, नंबर 1 नोट करके, कि महाभियोग प्रक्रिया एक प्रकार की संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के अर्ध न्यायिक कार्यों को दिखाइए। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। एक तो ये। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और जब संसद के सदस्य शब्द आया तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछे, हाँ वैसे एक चीज बताऊं कि अभी तक इस महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ी है। देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। और सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपके आरएस मेंस में 100 वर्ड्स में पूछा गया, तो पहली बात तो दोस्तों यहां भूमिका वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टू द पॉइंट आप उत्तर लिख कर आ जाइए, आपका उत्तर बेहतर माना जाएगा। यहां पर किसी प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा लिखना है कि किस प्रकार से पद रिक्त हो जाता है। अब इसमें क्या क्या डालोगे, जैसे आप देखिए, अगर मैं लिखता तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स डाल के आता वहां पर, उसको मैं आपको बताने का प्रयास यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से करने का प्रयास करता हूं। जैसे नंबर 1, पहला तो बिल्कुल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, अगर राष्ट्रपति का 5 वर्ष का टर्म पूरा हो गया है तो फिर उसका पद रिक्त हो जाएगा। हालांकि आपको पता है कि वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा जब उसका 5 वर्ष पूरे हो रहते हैं उससे पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो इस स्थिति के अंदर भी उसका पद जो है वो बेसिकली रिक्त हो जाता है। और तीसरा, जो अभी मैंने बताया, महाभियोग प्रक्रिया के पारित होने पर, अगर महाभियोग की प्रक्रिया उसके खिलाफ पास हो जाती है तब उसका पद रिक्त हो जाएगा, उसे उस तिथि से ही अपने पद से हटना होगा। तीसरा पॉइंट आपका ये होगा। चौथा, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका पद रिक्त हो जाएगा और उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। और पांचवा दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी प्रकार का विवाद पैदा हो जाए तो उसको विवाद को निपटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और यदि उसका
पद ग्रहण, मतलब जिस प्रकार से उसने पद को ग्रहित किया है, पद ग्रहण का के लिए वो अहरक ना हो या उसका निर्वाचन अवैध हो, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से उसका पद पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसका पद रिक्त होगा। ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी पृष्ठभूमि को। थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। पहले बताऊंगा कि जो ये अधिनियम लाया गया, क्योंकि मूल संविधान में उल्लेख नहीं था इसका, मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था। और घटना क्या हुई, पहले पृष्ठभूमि बता रहा हूं। घटना यह हुई कि 1969 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होती है, तो उस डेथ के समय जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम था वीवी गिरी, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जैसे ही ये बात हुई और उसके बाद जब चुनाव हुए और चुनाव की डेट घोषित हो गई, तो इन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली। ये चुनाव लड़े। अब ये अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते। तब उस समय मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। उस समय उनकी डेथ के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए कौन? वीवी गिरी। अब जब चुनाव हुआ तो वीवी गिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर पोस्ट खाली हो गई। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 लाया गया। आपको तो सीधा डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डायरेक्ट आंसर आपको सीधा सीधा ये लिखना है। ये जो मैंने बताया तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया दोस्तों, ये समझाने के लिए है। अब क्या होगा? डायरेक्ट आंसर में क्या होगा? इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया। यहां पर पॉइंट समझने का प्रयास करना। आपको तो सीधा इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया, इस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया, और चाहे तो ये इतनी लंबी लाइन नहीं लिखे तो भी चल जाएगा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अधिकार होगा। मतलब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो फिर कौन होगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इस पद को ग्रहण करेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इस राष्ट्रीय उत्तराधिकार अधिनियम 1969 की इस अधिनियम के तहत बनने वाले पहले राष्ट्रपति उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जो है वो बनते हैं। और ध्यान रखना यहां पर एक चीज और, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, तो उस स्थिति में कौन बनेगा? तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के
वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनने का अधिकार होगा। ये पॉइंट और तब तक रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुन न लिया जाए। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत सारी बेसिक चीजें समझाने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।